हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपना पीसीएस क्लासेस। आज हम कॉन्स्टिट्यूशन के बेयर एक्ट का लेक्चर नंबर 2 लेके आए हैं। ठीक है, इससे पहले हमने एक लेक्चर और लिया था जिसमें हमने आर्टिकल नंबर 1 से लेके 12 तक डील किया था। और इसके बाद अब नेक्स्ट लेक्चर जो कि प्रेजेंट लेक्चर है, इसमें हम फंडामेंटल राइट्स के सारे आर्टिकल यानी आर्टिकल नंबर 12 से लेके 35 तक डिटेल डील करेंगे विद बेयर एक्ट के लैंग्वेज के साथ। ठीक है, तो ये सीरीज हम कंटिन्यू रखेंगे, तो हमसे टच में रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। फंडामेंटल राइट्स ये आर्टिकल नंबर 12 से लेके 35 तक कवर करता है। पहला है डेफिनेशन। आर्टिकल 12 में डेफिनेशन, किस चीज की डेफिनेशन? स्टेट की। स्टेट की डेफिनेशन क्या है? सबसे पहले इंडिया की गवर्नमेंट और इंडिया की पार्लियामेंट, पहला। दूसरा, गवर्नमेंट और लेजिस्लेचर प्रत्येक स्टेट्स की, दूसरा। तीसरा, जितने भी लोकल और अदर अथॉरिटीज हैं इंडिया में या फिर इंडिया के गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर, वो। तो तीन कैटेगरी हो गई। पहली इंडिया के गवर्नमेंट प्लस पार्लियामेंट, ठीक। नेक्स्ट हो गया स्टेट, स्टेट का गवर्नमेंट और लेजिस्लेचर। थर्ड हो गया लोकल और अदर अथॉरिटीज। अब ये जो शब्द अदर अथॉरिटीज है, ये हमारे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे केसेस में इंटरप्रेट किया है। सुप्रीम कोर्ट ने और नंबर ऑफ अथॉरिटीज को स्टेट करार किया है, जैसे कि LIC, ठीक है, उसके बाद ONGC, ये सारे जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये सबको स्टेट माना गया है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें अलग अलग बॉडीज को स्टेट माना गया है, किसी किसी में नहीं माना गया है। नेक्स्ट, आर्टिकल 13 बात करता है वैसे लॉज के बारे में जो कि या तो इनकंसिस्टेंट है या फिर डेरोगेशन में है। किससे? फंडामेंटल राइट से, यानी किसी न किसी तरीके से वो हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है। क्लॉज 1 कहता है कि ऑल लॉज इन फोर्स, जितने भी लॉ जो कि फोर्स में थे, कब? इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट से पहले जितने भी लॉज हमारे देश में फोर्स में थे, वो अगर इनकंसिस्टेंट है, किससे? हमारे इस पार्ट के प्रोविजन से, यानी फंडामेंटल राइट के पार्ट के प्रोविजन से इनकंसिस्टेंट है, तो जितना इनकंसिस्टेंट है वो, इन सो फार दे आर इनकंसिस्टेंट, उसी एक्सटेंट में जितनी इनकंसिस्टेंसी है, उसी की इनकंसिस्टेंसी के एक्सटेंट में ये क्या होगी? वॉइड होगी। ठीक है, आगे ये जो कहता है जो स्टेट है वो कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनाएगी जो कि फंडामेंटल राइट्स को या तो ले टेक अवे कर दे या फिर अब्रीच कर दे, यानी लिमिट कर दे। ठीक है, और अगर ऐसा कोई लॉ बनाया जाता है जो कि फंडामेंटल राइट को आपके वॉयलेट कर रहा है, तो उसको वॉइड करार दिया जाएगा। कितना कितना वॉइड करार दिया जाएगा? टू द एक्सटेंट ऑफ कंट्रवेंशन, जितना आपकी फंडामेंटल राइट से वॉयलेट कर रहा है उतना पोर्शन उसे वॉइड कहा जाएगा। तो ये जो शब्द है टू द एक्सटेंट ऑफ कंट्रवेंशन, इससे हम ये समझते हैं कि पूरा लॉ वॉइड नहीं होगा, सिर्फ उतना ही लॉ वॉइड होगा जितना आपके फंडामेंटल राइट को अफेक्ट कर रहा है। इसी को हम बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये जो वॉइड हो गए लॉस, ये वॉइड कौन करेगा? ये वॉइड करेगी जुडिशरी। और इसके लिए हमारे पास कौन सी पावर है? पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है वो आर्टिकल नंबर 13 से ओरिजिनेट होती है। आगे बढ़ते हैं। अब जो थर्ड क्लॉज है वो बताता है कि लॉ का क्या मतलब है। लॉ का मतलब है कोई भी ऑर्डिनेंस। तो सिर्फ लॉ मतलब एक्ट नहीं, कोई ऑर्डिनेंस भी हो सकता है, कोई ऑर्डर, बाई लॉज, रूल्स, रेगुलेशन, नोटिफिकेशंस, कस्टम, यूसेज, जितने भी यूसेज है जो कि इंडिया में एज अ फोर्स ऑफ लॉ आ गए हैं, उनको लॉ के कैटेगरी में इंक्लूड किया जाएगा। नेक्स्ट, लॉ इन फोर्स क्या है? लॉ इन फोर्स मतलब जितने भी लॉ
जो कि बनाए गए थे लेजिस्लेचर या किसी भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का के द्वारा का जब कमेंसमेंट नहीं हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन का, और उन्हें रिपील नहीं किया गया है। रिपील यानी उन्हें हटाया नहीं गया, अभी भी वो कंटिन्यू है। ठीक है, क्लॉज 4 कहता है कि इस आर्टिकल में जो भी है वो अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो कि आर्टिकल 368 के द्वारा होता है उसमें अप्लाई नहीं होगा, नथिंग अप्लाई करेगा। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि जितने जो अमेंडमेंट्स है उन्हें लॉ नहीं माना जाएगा। इसके पीछे की बहुत बड़ी कहानी है। सबसे पहले हम जानते हैं कि 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया 1971 में। ठीक है, तो सबसे पहले दो केसेस आए, एक आया शंकरी प्रसाद और दूसरा आया सज्जन सिंह का केस। इन दोनों ने कहा कि जो अमेंडमेंट है वो लॉ नहीं है, और अगर अमेंडमेंट लॉ नहीं है तो अमेंडमेंट से फंडामेंटल राइट को वॉयलेट किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद एक केस आया गोलकनाथ का केस। गोलकनाथ ने कहा कि जो अमेंडमेंट है वो लॉ है, और अगर लॉ है तो फंडामेंटल राइट को वॉयलेट नहीं किया जा सकता, अमेंडमेंट से भी फंडामेंटल राइट को वॉयलेट नहीं किया जा सकता। तो सरकार ने लाया 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसमें ये कहा गया कि जो अमेंडमेंट है वो लॉ नहीं माना जाएगा, और किसी भी अमेंडमेंट से फंडामेंटल राइट को वॉयलेट किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद आता है केशव नंद भारती केस। केशव नंद भारती ने क्या कहा? उसने इस 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की वैलिडिटी को चैलेंज किया गया था। ठीक है, 24th का। तो इस केस में जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने इसकी वैलिडिटी को अपहेल्ड किया। अपहेल्ड करने के साथ कहा कि जो अमेंडमेंट है वो लॉ नहीं है, लेकिन जो है अमेंडमेंट कभी भी बेसिक स्ट्रक्चर को वॉयलेट नहीं कर सकती। जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है उसको वॉयलेट नहीं कर सकती है। तो इसका मतलब बेसिक स्ट्रक्चर का फॉर्मूला आया और 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अपहेल्ड किया गया। तो इससे ये पता चलता है कि जो अमेंडमेंट्स है वो फंडामेंटल राइट को भी टेक अवे कर सकते हैं, लेकिन वो बेसिक स्ट्रक्चर को टेक अवे नहीं कर सकते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर को टेक अवे नहीं कर सकते। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं राइट टू इक्वालिटी के बारे में। राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 बताता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। ये कहता है कि जो स्टेट है वो किसी भी पर्सन को डिनाई नहीं करेगी। नॉट डिनाई, क्या डिनाई नहीं करेगी? इक्वालिटी बिफोर लॉ या फिर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इंडिया के अंदर। ठीक है, तो ये जो राइट है वो पर्सन को मिल रहा है। पर्सन में कौन कौन आएगा? पर्सन में जो सिटीजन है वो तो आएंगे ही आएंगे, प्लस नॉन सिटीजन्स भी आ जाएंगे। ठीक है, अब ये दो कॉन्सेप्ट की बात करता है। पहला बात करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है, ये एक तरीके का पॉजिटिव कंसेप्ट है जो कि हमने ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। इसमें हम ये समझते हैं कि जो प्रिविलेजेस है उनका एब्सेंस हो, राजा से लेकर रंक एक ही लॉ के अधीन हो। ठीक है, लॉ सबके लिए सेम हो। दूसरा कॉन्सेप्ट हम बात करते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इसके तहत जितने भी लोग हैं जो सिमिलरली सिचुएटेड हैं उन्हें सिमिलर ट्रीटमेंट दिया जाएगा, यानी लाइक शुड बी ट्रीटेड लाइक। और अगर कोई नीचे है तो उन्हें अफर्मेटिव एक्शन के थ्रू बराबर लाने की भी कोशिश की जा सकती है। इन दोनों कंसेप्ट का ये मतलब है। इस कंसेप्ट को लाया गया था अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, हम लोगों ने बोरो किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 15। ये बात करता है कि जितने भी डिस्क्रिमिनेशन है जो कि रिलीजन, रेस, कास्ट
सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ की बेसिस पे हो रहे हैं उनका प्रोहिबिशन है। और ये प्रोहिबिशन कौन करेगा? स्टेट करेगा। स्टेट डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। कितने ग्राउंड्स हो गए? 5 ग्राउंड्स हो गए। ठीक है, 5 ग्राउंड्स कौन कौन से हो गए? पहला हो गया रिलीजन, दूसरा हो गया रेस, तीसरा कास्ट, चौथा सेक्स, पांचवा प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, आगे चलते हैं। कोई भी सिटीजन सिर्फ इस ग्राउंड पे कि वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन का है या रेस का है या कास्ट का है या सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ है, उसको किसी भी डिसेबिलिटी, लाइबिलिटी या रेस्ट्रिक्शन कंडीशन नहीं फेस करनी पड़ी। किस बारे में? उन्हें किसी भी शॉप का एक्सेस करने में, पब्लिक रेस्टोरेंट का एक्सेस करने में, होटल या पब्लिक प्लेस के इंटरनेट एक्सेस करने में उन्हें कोई भी डिसेबिलिटी नहीं हो। कोई भी वेल, टैंक, बाथिंग घाट, रोड या प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिसोर्ट जो कि स्टेट के फंड से, चाहे वो पूरा चाहे पार्टली, मेंटेन किया गया हो, जो कि जनरल पब्लिक की यूज के लिए हो, उनको वहां से वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। क्लॉज 3 बात करता है कि स्पेशल प्रोविजन स्टेट बना सकती है वुमेन के लिए और चिल्ड्रन के लिए। इसे हम बोलते हैं अफर्मेटिव एक्शंस। ठीक है, ये कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, बल्कि एक तरीके का सब्सटैंटिव इक्वालिटी का एक कॉन्सेप्ट है। सब्सटैंटिव इक्वालिटी। नेक्स्ट आ जाते हैं क्लॉज 4 जो कि बात करता है कोई भी स्पेशल प्रोविजन जो कि स्टेट बना सकता है किसके लिए? एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन, या फिर शेड्यूल्ड कास्ट या फिर शेड्यूल्ड ट्राइब। ये जोड़ा गया था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जोड़ा गया क्लॉज 5, जिसमें ये बताया गया कि जो स्टेट है वो कोई भी स्पेशल प्रोविजन बना सकते हैं किसके लिए? एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन, या फिर शेड्यूल्ड कास्ट या फिर शेड्यूल्ड ट्राइब। किससे रिलेशन में? एडमिशन के रिलेशन में। एडमिशन के रिलेशन में जो कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में होगा। इसमें प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी इंक्लूडेड है, चाहे वो एडेड हो चाहे अनएडेड हो। अदर देन माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, यानी माइनॉरिटी को छोड़ के बाकी सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में रिजर्वेशन के लिए या फिर कोई स्पेशल प्रोविजन स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है। तो क्वेश्चन ये है कि क्या सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में बना सकती है? तो आंसर है यस। किस में नहीं बना सकती है? दैट इज माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, यहाँ पे स्पेशल प्रोविजन नहीं बना सकते हैं। अब चलते हैं हम क्लॉज नंबर 6 पे। अब देखिए, हर क्लॉज को हमें पढ़ना है क्योंकि ये जो फंडामेंटल राइट का चैप्टर है ये अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो एक एक क्लॉज बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब जैसे क्लॉज 6 जो आया वो आया 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। ठीक है, ये किसके बारे में बात करता है? ये बात करता है ईडब्ल्यूएस के बारे में। ठीक है, स्पेशल प्रोविजन, दो तरीके के स्पेशल प्रोविजन, एक नॉर्मल स्पेशल प्रोविजन, ठीक है, स्पेशल प्रोविजन, और दूसरा जो प्रोविजन है वो एडमिशन से रिलेटेड है। जो जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उनमें एडमिशन से रिलेटेड है। तो क्लॉज पढ़ते हैं। अब देखिए क्लॉज 6 में लीगल लैंग्वेज लिखी है, मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहले लिखा है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल मतलब आर्टिकल 15। फिर लिखा है और सब क्लॉज जी ऑफ क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 19, यानी आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 का सब क्लॉज जी, और क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 29, यानी आर्टिकल 29 का क्लॉज 2। ठीक है, शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग। इसका मतलब देखिए, नथिंग शैल प्रिवेंट, यानी जितना भी ये तीनों हमने बताया ये स्टेट को नहीं रोकेंगे। किसको? स्टेट को नहीं रोकेंगे। अब क्या करने से नहीं रोकेंगी? कोई भी स्पेशल प्रोविजन बनाना है किसके लिए? एडवांसमेंट के लिए। किसका एडवांसमेंट? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का। ठीक है, अदर देन क्लास मेंशन्ड इन क्लॉज 4 एंड 5। अभी देखिए क्लॉज 4 एंड 5 में बात किया गया था सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के बारे में। तो इनको छोड़ के जो बचे हुए ईडब्ल्यूएस हैं
उनके एडवांसमेंट के लिए स्पेशल प्रोविजन स्टेट बना सकता है। ठीक, नेक्स्ट, स्पेशल प्रोविजन किस चीज के लिए? एडवांसमेंट के लिए। फिर वही इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, अदर देन जो भी क्लॉज 4 एंड 5 में मेंशन हुए। क्लॉज 4 एंड 5 में कौन मेंशन हुए हैं? एससी बीसी यानी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, और ये एडवांसमेंट से रिलेटेड प्रोविजन किससे रिलेटेड है? एडमिशन से, एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। और ये जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है इसमें कौन कौन इंक्लूड होगा? प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी इंक्लूड होंगे, चाहे वो एडेड हो, एडेड मतलब सरकार से उन्हें मदद प्राप्त हो रही हो, या फिर अनएडेड हो स्टेट के द्वारा, सब इंक्लूड है इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। सिर्फ कौन नहीं इंक्लूड है? देखिए, अदर देन मतलब एक्सेप्ट, इसका मतलब होता है एक्सेप्ट। तो सिर्फ माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को छोड़ के बाकी सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पे सरकार स्पेशल प्रोविजन बना सकती है। ठीक है, एडवांसमेंट के लिए। किसके एडवांसमेंट के लिए? ईडब्ल्यूएस के एडवांसमेंट के लिए। ठीक है, तो ये जो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है इनसे रिलेटेड स्पेशल प्रोविजन नहीं बना सकती। अभी माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कहाँ रिफर किए गए हैं? ये आर्टिकल 30 में बताए गए हैं। और जितना जो रिजर्वेशन है वो एडिशन में होगा, यानी एक्स्ट्रा होगा। एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन, जो भी एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन है उसके ऊपर ये एडिशन में होगा। ठीक है, और मैक्सिमम कितना होगा? देखिए, मैक्सिमम है 10%। किस चीज का? टोटल सीट इन ईच कैटेगरी। ये हो गया आर्टिकल 15 क्लॉज 6। अब इसमें एक और बात आपको बतानी है कि ये जितने आर्टिकल हैं, आर्टिकल 15, 19 1G एंड 29 2, इस पर आर्टिकल 15 क्लॉज 6 प्रिवेल करेगा। इसका मतलब कि अगर कोई कहे कि आर्टिकल 15 और आर्टिकल 15 क्लॉज 6 दोनों में कंफ्लिक्ट हो गया है, तो कौन जीतेगा? आर्टिकल 15 क्लॉज 6। कैसे? अब देखिए, आर्टिकल 15 क्या कहता है कि नो डिस्क्रिमिनेशन किसी भी ग्राउंड में। ठीक है, लेकिन जो आर्टिकल 15 क्लॉज 6 है वो क्या कहता है? वो कहता है कि जो ईडब्ल्यूएस है उनके फेवर में एक स्पेशल प्रोविजन है। ठीक, तो एक तरीके से आप देखिए कॉन्ट्राडिक्टरी है, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ मेंशन कर दिया है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल, यानी आर्टिकल 15 में कुछ भी जो लिखा है वो आर्टिकल 15 क्लॉज 6 को नहीं रोकेगा। इसका मतलब आर्टिकल 15 6 प्रिवेल करेगा। अब इसी तरीके से देखिए, आर्टिकल 19 1G किसकी बात करता है? प्रोफेशन के राइट को। तो अगर आप स्पेशल प्रोविजन किसी ईडब्ल्यूएस को दे रहे हैं, तो किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का जो मालिक है, ओनर है, उसका प्रोफेशन का राइट कहीं ना कहीं इन्फ्रिंज हो रहा है, तो वो कहेगा हमारा राइट टू प्रोफेशन है। लेकिन पहले ही बता दिया गया भाई, राइट टू प्रोफेशन के ऊपर कौन आता है? आर्टिकल 15 प्लस 6। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि आर्टिकल 15, आर्टिकल 19 1G, आर्टिकल 29, इन्हीं तीनों पे जो हमारा आर्टिकल 15 6 है प्रिवेल करता है। ये क्वेश्चन आ जाएगा, तो आपको ये 3 आर्टिकल याद रखने हैं। आगे चलते हैं। अब देखिए एक्सप्लेनेशन क्या कहता है आर्टिकल 15 क्लॉज 6 का। ये कहता है कि जो ईडब्ल्यूएस है, जो भी इस आर्टिकल 15 में दिए गए हैं या फिर आर्टिकल 16 में जिन ईडब्ल्यूएस की बात की गई है, देखिए इन दिस आर्टिकल आर्टिकल 16 ईडब्ल्यूएस का मतलब क्या होगा? ईडब्ल्यूएस स्टेट नोटिफाई करेंगे टाइम टू टाइम पे, और इसका बेसिस क्या है? फैमिली इनकम, इनकम पे बेसिस पे। और दूसरा क्या है? अदर इंडिकेटर, किस बात का? इकोनॉमिक डिसएडवांटेज, यानी इकोनॉमिकली किसी को प्रॉब्लम है, डिसएडवांटेज है, वो क्राइटेरिया है। और दूसरा क्राइटेरिया है फैमिली इनकम का। ये 2 क्राइटेरिया है। अब आ जाते हैं आर्टिकल नंबर 16 पे, जो बात करता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, किसमें? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। तो ये कहता है कि यहाँ पे इक्वालिटी होगी। ठीक है, किसके बारे में? अपॉर्चुनिटी की इक्वालिटी होगी। किसके लिए होगी? फॉर ऑल सिटीजन्स। तो आर्टिकल 16 किसको अप्लाई करता है? वो अप्लाई करता है सिटीजन्स को। ठीक है, किस बारे में? एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। इसका मतलब यहाँ इक्वालिटी होगी। इक्वालिटी किस बात की होगी? अपॉर्चुनिटी की होगी। किसके लिए होगी? सिटीजन के लिए होगी।
और ये अपॉर्चुनिटी किससे रिलेटेड है? एम्प्लॉयमेंट से, अपॉइंटमेंट से। और ये एम्प्लॉयमेंट अपॉइंटमेंट कहाँ है? स्टेट के अंदर, यानी जो सरकारी स्टेट के अंदर एम्प्लॉयमेंट, उसमें इक्वालिटी है। दूसरा कहता है किसी भी सिटीजन को, ठीक है, सिर्फ इस ग्राउंड पे, देखिए कौन से ग्राउंड है? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंस, इन सब बेसिस पे आपको इन एलिजिबल नहीं किया जाएगा, ना ही आपके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन होगा किसी भी स्टेट के अंदर कोई एम्प्लॉयमेंट है ऑफिस के रेस्पेक्ट में। अब देखिए एक शब्द डिसेंट, ये नया जुड़ गया है, ये आर्टिकल 15 में नहीं था। ठीक, तो कौन कौन से ग्राउंड है जिसपे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकते? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंस। ठीक है, आगे चलते हैं। अब 16 क्लॉज 3 कहता है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल मतलब आर्टिकल नंबर 16 जिसकी बात हो रही है, शैल प्रिवेंट, यानी देखिए नथिंग, कुछ भी प्रिवेंट नहीं करेगा किसे? पार्लियामेंट को क्या करने के लिए? कोई भी ऐसा लॉ बनाने के लिए जिसमें कोई एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड एक ऐसा रिक्वायरमेंट हो कि वहां पे रेसिडेंस होना चाहिए इंसान का, यानी कोई भी ऐसा एम्प्लॉयमेंट है जिसमें गवर्नमेंट चाहती है कि रेसिडेंस को एक कंडीशन बनाई जाए, तो उसके रिलेटेड लॉ बना सकती है। ठीक है, नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो बात करता है कि जो स्टेट है वो रिजर्वेशन से रिलेटेड प्रोविजन बना सकता है। ठीक, किसके फेवर में? बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन, जो कि स्टेट के ओपिनियन में एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है सर्विस में। तो दो बात हो गई रिजर्वेशन के लिए। सबसे पहले जो सिटीजन हो वो किसका हो? बैकवर्ड क्लास का हो। दूसरा क्या हो? एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड ना हो। अब आ जाते हैं क्लॉज 4A में। ये बात करता है रिजर्वेशन की, और वो भी प्रमोशन में रिजर्वेशन की। तो इस आर्टिकल को लाया गया 77 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। अब ये अमेंडमेंट क्यों हुआ? ये अमेंडमेंट इसलिए हुआ क्योंकि एक केस आया जिसका नाम था मंडल कमीशन केस, जिसे हम इंदिरा सोहनी केस के नाम से भी जानते हैं। तो इस केस में ये कहा गया कि जो प्रमोशन है उसमें कोई भी रिजर्वेशन नहीं चलेगा। तो ये बात पलटने के लिए जो हमारे लेजिस्लेचर ने 77 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया, उसमें ये कहा गया कि इस आर्टिकल में कुछ भी ऐसा नहीं है जो स्टेट को प्रिवेंट करेगा। किस चीज से प्रिवेंट करेगा? कोई भी ऐसा प्रोविजन बनाने से जो कि रिजर्वेशन के बारे में हो। ठीक है, इसका मतलब जो स्टेट हमारा है वो रिजर्वेशन के जो मामले हैं, वो भी कौन से रिजर्वेशन? जिसमें प्रमोशन में रिजर्वेशन की बात है, तो प्रमोशन में रिजर्वेशन के मामले में कोई भी प्रोविजन बना सकता है। ठीक है, और क्या कहा फिर इन्होंने? एक और अमेंडमेंट किया और इसमें ला दिया कि कंसिक्वेंशियल सीनियरिटी टू एनी क्लास। कौन सी सीनियरिटी? कंसिक्वेंशियल सीनियरिटी। ये लाया गया 85th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। कंसिक्वेंशियल सीनियरिटी मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए एक ओबीसी का कैंडिडेट है और एक जनरल का कैंडिडेट है, अब इन दोनों को नॉर्मली एक ही ईयर में प्रमोशन मिलना था, लेकिन अब क्या हुआ कि ओबीसी को एक साल पहले प्रमोशन मिल गया, मान लीजिए 2023 में मिल गया, और जनरल को मिला 2024 में। ठीक है, लेकिन मिलना दोनों को चाहिए था कब? 2024 में, पर इनको रिजर्वेशन मिला था तो इनका प्रमोशन जल्दी हो गया। तो अब इस तरीके से देखा जाए तो ये इनका प्रमोशन जल्दी हुआ है तो ये सीनियर है, ठीक है, और ये जूनियर हो गए। तो इसी को हम कंसिक्वेंशियल सीनियरिटी कहते हैं, यानी आपका प्रमोशन जल्दी हुआ है तो इस वजह से आप सीनियर हो गए, लेकिन पहले आप बराबर थे, इक्वल है। फिर उसके बाद क्या कहा इसने कि जो स्टेट है ये प्रमोशन का जो रिजर्वेशन है ये किसके फेवर में करे? शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के फेवर में। ठीक है, तो जो स्टेट है वो रिजर्वेशन कर सकती है प्रमोशन में, किसके लिए? शेड्यूल्ड कास्ट के लिए और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए। और इसमें एक कंडीशन होनी चाहिए, वो कंडीशन क्या है कि जो स्टेट है हमारा उनके ओपिनियन में जो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब है जिनको भी रिजर्वेशन मिल रहा है,
वो एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं होनी चाहिए सर्विस में, यानी उनकी संख्या उस सर्विस में उतनी नहीं होनी चाहिए जितनी होनी चाहिए थी। अब आ जाते हैं क्लॉज 4B पर। इसे लाया गया था 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। ठीक है, ये बात करता है बैकलॉग वैकेंसी की। ठीक है, बैकलॉग वैकेंसी कौन सी? जो कि रिजर्व कैटेगरी की है। तो कुछ ऐसी वैकेंसीज होती है रिजर्व कैटेगरी की जो कि अनफिल्ड रह जाती है, उन्हें भरा नहीं जा पाता है। तो जो नेक्स्ट ईयर अगर उनको भरा जाएगा तो सवाल ये उठता है, क्या 50% में उन्हें काउंट किया जाए कि नहीं काउंट किया जाए? तो इसका जवाब इस क्लॉज में है। इस क्लॉज में ये लिखा है कि जो स्टेट है उसको इस आर्टिकल में लिखी हुई किसी बात से रोका नहीं जा सकता। नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट, किस बात से? कि जो अनफिल्ड वैकेंसीज हैं किसी भी साल की, उसे जो कि रिजर्व कैटेगरी की है, उसे एक सेपरेट क्लास ऑफ वैकेंसी की तरह ट्रीट किया जाए। ठीक, यानी वो इस 50% में नहीं आएंगी और इन्हें इन वैकेंसीज को उन वैकेंसीज के साथ ना जोड़ा जाए जिनसे हम 50% काउंट करते हैं। यानी जो नॉर्मल ईयर की वैकेंसी है और जो बैकलॉग है, इनको टुगेदर कंसीडर नहीं करना है। ठीक है, सेपरेट है। तो 50% में ये जो अनफिल्ड वैकेंसी है ये काउंट नहीं होंगी। क्लॉज 5 क्या कहता है? क्लॉज 5 ये कहता है कि जो कोई भी लॉ है, ठीक है, जिसमें ये कहा गया है कि जितने भी जो इनकम्बेंट है, यानी जो भी उस ऑफिस में मेंबर बनेगा, है ना, अगर वो ऑफिस किसी रिलीजियस या डिनोमिनेशनल इंस्टीट्यूट से रिलेटेड है या उसके गवर्निंग बॉडी का कोई मेंबर पर्सन है और उस लॉ में ये कहा गया है कि ये सारे लोग किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के ही होने चाहिए या पर्टिकुलर डिनोमिनेशन के ही होने चाहिए, तो ऐसे लॉ को आर्टिकल 16 ऐसे लॉ को इफेक्ट नहीं करेगा। यानी यहाँ पे इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी वाला जो प्रोविजन है वो वॉयलेट नहीं होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्लॉज 6, क्लॉज 6 से जोड़ा गया है 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। इसी अमेंडमेंट के द्वारा आर्टिकल 15 का क्लॉज 6 भी जोड़ा गया था और 16 का क्लॉज 6 भी जोड़ा गया। दोनों बात करते हैं ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के से रिलेटेड रिजर्वेशन पे। ठीक है, तो ये कहता है कि इस आर्टिकल में कुछ भी स्टेट को प्रिवेंट नहीं करेगा। किस बात से रोकेगा नहीं? कि वो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड रिजर्वेशन का प्रोविजन बना सके। किसके लिए? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, अदर देन क्लासेस मेंशन्ड इन क्लॉज 4। यानी ईडब्ल्यूएस के लिए कोई स्पेशल प्रोविजन बन सकता है रिजर्वेशन के लिए, लेकिन उसमें सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास नहीं इंक्लूड होंगे। ठीक है, क्यों नहीं इंक्लूड होंगे? क्योंकि इनके लिए ऑलरेडी प्रोविजन 16 क्लॉज 4 में दिया गया है ना। और इसमें कितना मैक्सिमम रिजर्वेशन होगा? दैट इज 10% ऑफ पोस्ट ईच कैटेगरी में। आगे चलते हैं। 17 बात करता है अनटचेबिलिटी के अबोलिशन के बारे में। जिस समय हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ था उस समय अनटचेबिलिटी बहुत ज्यादा थी। इवन नाउ ये कहीं ना कहीं प्रैक्टिस हो रही है किसी न किसी फॉर्म में। तो इस अनटचेबिलिटी को एबॉलिश कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया था। साथ ही साथ इसे फॉरबिडन कर दिया गया था। फॉरबिडन मतलब कि ये लॉ के द्वारा प्रोहिबिटेड है, और अगर इसका इन्फोर्समेंट कराया गया, किसी ने अनटचेबिलिटी को इन्फोर्स कराया, अनटचेबिलिटी की वजह से किसी को डिसेबिलिटी का सामना करना पड़ा कि आप अछूत हो, आप इस एरिया पब्लिक एरिया में नहीं आ सकते, तो ऐसे जो कार्य हैं उन्हें एक ऑफेंस माना जाएगा जो कि लॉ के द्वारा पनिशेबल है। अब लॉ कौन बनाएगा ये हम आगे पढ़ेंगे। आर्टिकल नंबर 35 बताता है कि ऐसे लॉ सिर्फ पार्लियामेंट बना सकती है। ठीक है, और इस सेंस में लॉ बन चुका है जिसका नाम है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट, सिविल राइट्स एक्ट 1955। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो डील करता है अबोलिशन ऑफ टाइटल। आर्टिकल 18 ये बोलता है कोई भी टाइटल स्टेट के द्वारा कंफर्म नहीं किया जाएगा। जैसे पहले रहता था महाराजा हो गया,
इस तरीके के टाइटल्स नहीं होंगे। और ये जो मिलिट्री और एकेडमिक टाइटल है, ये टाइटल दिए जा सकते हैं। कोई भी इंडिया का सिटीजन किसी फॉरेन स्टेट से कोई टाइटल एक्सेप्ट नहीं करेगा। और कोई पर्सन जो सिटीजन नहीं है इंडिया का, अगर उसने इंडिया के स्टेट के अंदर कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या ऑफिस ऑफ ट्रस्ट होल्ड करके रखा है, तो बिना प्रेसिडेंट के कंसेंट से कोई भी टाइटल किसी फॉरेन स्टेट से नहीं ले सकता। तो किसका कंसेंट चाहिए? हमें प्रेसिडेंट का कंसेंट चाहिए। नेक्स्ट, कोई भी पर्सन जो कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या ट्रस्ट स्टेट के अंदर होल्ड कर रहा है, ठीक है, वो प्रेसिडेंट के कंसेंट के बिना कोई भी प्रेजेंट, गिफ्ट, इमोल्यूमेंट यानी सैलरी टाइप्स या ऑफिस ऑफ एनी काइंड, किसी भी तरीके का ऑफिस किसी भी फॉरेन स्टेट से एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब आ जाते हैं राइट टू फ्रीडम। बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट है ये। आर्टिकल 19 में हमें 6 टाइप के राइट टू फ्रीडम मिले हुए हैं। ठीक, इसमें ये सारे जो राइट्स हैं वो सिटीजन को मिले हुए हैं। ठीक, यानी नॉन सिटीजन्स को ये राइट नहीं है। अब कौन कौन सा राइट है? पहला है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब जो ये राइट्स हैं, ठीक है, ये बहुत ही एक्सपैंड हो चुके हैं। किसकी वजह से? सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की वजह से। ठीक है, नंबर ऑफ जजमेंट्स आए हैं जिन्होंने इस राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन को बहुत ही एक्सपैंड कर दिया है। इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। ठीक है, अगर किसी को अपने स्पीच एंड एक्सप्रेशन को सही से एक्सरसाइज करनी है, तो उसे अपने राइट टू इंफॉर्मेशन का अधिकार भी होना चाहिए। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इंक्लूड राइट टू इंफॉर्मेशन ऑल्सो। नेक्स्ट राइट है राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म। राइट ऑफ असेंबली भी है, लेकिन कैसे? शांतिपूर्वक और बिना किसी हथियार के। नेक्स्ट है राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटी। आपको कोई भी एसोसिएशन, यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म करने का भी राइट है। नेक्स्ट क्या है? राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आप कहीं भी इंडिया में फ्रीली मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट, इंडिया के किसी भी पार्ट में आप रह सकते हैं, रेसाइड कर सकते हैं, सेटल कर सकते हैं। और लास्ट जो राइट है वो क्या है? राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। कोई भी प्रोफेशन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई भी ऑक्यूपेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई भी ट्रेड प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। अब सवाल ये होता है, क्या ये सारी राइट एब्सोल्यूट हैं? तो जवाब है नो। तो अगर एब्सोल्यूट नहीं है तो क्या है? इन पे लगते हैं रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। अब ये जो शब्द रीजनेबल है, ये जोड़ा गया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। ठीक है, और हर राइट, जितने भी 6 राइट हैं, इनके जो रेस्ट्रिक्शन है वो डिफरेंट डिफरेंट है। तो देखिए क्लॉज 2 क्या कहता है? क्लॉज 2 कहता है कि जो सब क्लॉज ए क्लॉज 1 में जो भी है, यानी क्या है सब क्लॉज 1 में? यही है स्पीच एंड एक्सप्रेशन का फ्रीडम। उस वो राइट किसी भी ऐसे लॉ को इफेक्ट नहीं करेगा या फिर किसी स्टेट को प्रिवेंट नहीं करेगा ऐसा लॉ बनाने के लिए जो कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन इम्पोज करते हैं। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन किस बात पे? इन राइट के एक्सरसाइज पे। यानी जो सरकार है वो कोई लॉ जो पहले से है वो है ही, कोई नया भी लॉ बना सकती है जिससे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सके इस राइट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे। अब वो 8 प्रकार के रेस्ट्रिक्शन है। कितने? 8 रेस्ट्रिक्शन है। पहला है सॉवरेंटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। दूसरा है सिक्योरिटी ऑफ स्टेट। तीसरा है फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट। चौथा पब्लिक ऑर्डर। पांचवा डिसेंसी या मोरालिटी। छठा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। सातवां डिफेमेशन। और लास्ट इंसाइटमेंट टू ऑफेंस। यानी इनसे रिलेटेड कोई भी लॉज स्टेट बना सकती है और वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन होगा। ठीक है, अब देखिए हमने ये पढ़ा कि जो स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उस पे 8 प्रकार के रेस्ट्रिक्शन से रिलेटेड लॉज बनाए जा सकते हैं, लेकिन वो रेस्ट्रिक्शन कैसे होने चाहिए? वो रेस्ट्रिक्शन होने चाहिए रीजनेबल। इसी तरीके से अब जो नेक्स्ट हमारा राइट था वो क्या था? राइट टू असेंबली था। अब इस राइट पे कौन कौन से रेस्ट्रिक्शन वाले लॉ बन सकते हैं? क्लॉज 3 में लिखा है नथिंग इन सब क्लॉज बी
ऑफ द सेट क्लॉज, यानी राइट टू असेंबली के बारे में बात कर रहा है। राइट टू असेंबली में जो भी राइट है वो किसी भी ऐसे लॉ को अफेक्ट नहीं करेगा जो पहले से बना हुआ है, या फिर स्टेट को प्रिवेंट नहीं करेगा कोई ऐसा लॉ बनाने के लिए। कैसा लॉ बनाने के लिए? वैसी लॉ बनाने के लिए जो कि इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया हो, या फिर पब्लिक ऑर्डर के इंटरेस्ट में हो। तो इन दोनों से रिलेटेड अगर कोई लॉ बनेंगे, दो टॉपिक से रिलेटेड, तो ये लॉ क्या होंगे? रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होंगे असेंबली के राइट पे। तो इसका मतलब राइट टू असेंबली आपके पास है, लेकिन उस पर दो रिस्ट्रिक्शन कौन कौन से हैं? पहला रिस्ट्रिक्शन है सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, दूसरा रिस्ट्रिक्शन है पब्लिक ऑर्डर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट राइट के रिस्ट्रिक्शन पे। ठीक है, तो नेक्स्ट राइट किसके बारे में है? राइट टू एसोसिएशन का। ठीक है, लिखा है कि नथिंग इन सब क्लास सी। सब क्लास सी में जो भी लिखा हुआ है, सब क्लास सी कौन सा? ये 19(1)(c जिसमें एसोसिएशन के बारे में बात है, ये किसी भी ऐसे एग्जिस्टिंग लॉ को अफेक्ट नहीं करेगी जो क्या करता है, जो किस में है, जो सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के इंटरेस्ट में है, या फिर पब्लिक ऑर्डर के इंटरेस्ट में है, या तो मोरालिटी इंटरेस्ट पे है, उनको अफेक्ट नहीं करेगी। साथ ही साथ ये किसी स्टेट को रोकेगी भी नहीं कि कोई ऐसा लॉ वो ना बनाए। इसका मतलब जो हमारी स्टेट है वो 3 ग्राउंड पे हमारे राइट टू एसोसिएशन पे रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है। 3 ग्राउंड कौन कौन से हैं? सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, दूसरा है पब्लिक ऑर्डर, और तीसरा है मोरालिटी। अब आ जाते हैं बाकी हमारे जो दो राइट्स हैं, जो कि है राइट टू मूवमेंट और राइट टू रेसिडेंस। इन दोनों पे क्या रेस्ट्रिक्शन है? ये देखिए लिखा है नथिंग इन सब क्लॉज डी एंड ई। डी एंड ई में यही मूवमेंट और रेसिडेंस है, वो अफेक्ट करेंगे किसी ऐसे एग्जिस्टिंग लॉज को जो इम्पोज कर रहे हो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। ठीक है, दो ग्राउंड है इसके। कौन कौन से ग्राउंड है? पहला ग्राउंड है जनरल पब्लिक का इंटरेस्ट, और दूसरा ग्राउंड है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब। इन दो आधार पे जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कोई लॉ बना सकती है और आपके के राइट को रीजनेबल तरीके से रेस्ट्रिक्ट कर सकती है। ठीक है, अब नेक्स्ट राइट पे आते हैं जो कि है राइट टू प्रोफेशन। अब इसके बारे में बात करता है हमारा ये क्लॉज नंबर 6। ये क्या कहता है कि नथिंग इन सब क्लॉज जी ऑफ द सेट सब क्लॉज। सेट सब क्लॉज मतलब इसी की बात कर रहा है 19(1) के जी में जो भी है ना, वो नथिंग इफेक्ट, यानी वो कुछ भी इफेक्ट नहीं करेगा। किसे नहीं इफेक्ट करेगा? कोई भी एग्जिस्टिंग लॉ जो कि इम्पोज कर रहा है हमारे राइट के ऊपर। ये जो राइट है हमारा, उस पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन इम्पोज कर रहा है। देखिए आपको ऐसे पढ़ना है, एज फार एज इम्पोज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ऑन द एक्सरसाइज ऑफ राइट। तो राइट पे अगर कोई रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन इम्पोज कर रहा है कोई लॉ, और वो रेस्ट्रिक्शन किससे रिलेटेड है? इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक से, तो जो भी 19(1) में लिखा है वो उस लॉ को अफेक्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट दूसरा देखिए, सब क्लॉज जी में कुछ भी लिखा है वो स्टेट को प्रिवेंट नहीं करेगा। देखिए नथिंग प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग द लॉ। कोई भी ऐसा लॉ बनाने के लिए स्टेट को रोक नहीं सकता। कौन सा? ये राइट टू प्रोफेशन। अगर वो लॉ क्या कर रहा है? आपके ऊपर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है, वो रेस्ट्रिक्शन किससे रिलेटेड है? जनरल पब्लिक से। तो राइट टू प्रोफेशन का जो रेस्ट्रिक्शन है वो रिलेटेड है जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में। अगर कोई लॉ बन रहा है तो वो हमारे राइट टू प्रोफेशन पे एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। दूसरा ये है कि अगर कोई ऐसा एग्जिस्टिंग लॉ है जो कि रिलेट करता है, या फिर कोई स्टेट कोई ऐसा लॉ बनाना चाहता है जो कि रिलेट करता है किससे? प्रोफेशनल या टेक्निकल क्वालिफिकेशन, जो कि जरूरी है किसी प्रोफेशन को प्रैक्टिस करने के लिए, ऑक्यूपेशन को चलाने के लिए, ट्रेड को चलाने के लिए, तो स्टेट वैसे लॉ बना सकता है, कोई भी उन्हें रोक नहीं सकता है। नेक्स्ट कोई ऐसा लॉ भी बना सकता है स्टेट जिसमें ये हो कि जो स्टेट है
या फिर स्टेट के द्वारा ओन की गई, कंट्रोल की गई कॉरपोरेशन है, वही चलाएंगे। जितने भी ट्रेड है, बिजनेस है, इंडस्ट्री है, सर्विस है। अब चाहे तो ये एक्सक्लूजन में चलाएं, यानी स्टेट की मोनोपोली हो कि भाई ये चीज पे सिर्फ हम ही ट्रेड कर सकते हैं, एकदम कंप्लीट मोनोपोली हो, या पार्शियल मोनोपोली हो कि इतना हम ही ट्रेड करेंगे, या फिर मोनोपोली ना हो और अदरवाइज। तो अभी तक हमने पढ़ा कि जो हमारे पास 6 राइट्स हैं ये एब्सोल्यूट नहीं है, इन पे रेस्ट्रिक्शंस हैं, और वो रेस्ट्रिक्शंस के ग्राउंड हमने पढ़ लिए हैं। तो आपको ये सारे ग्राउंड्स याद रखने। जैसे अगर आपसे कोई पूछ ले राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे कितने रेस्ट्रिक्शन लग सकते हैं, तो 8 टाइप के रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन वाले लॉज बन सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपसे कोई पूछे कि राइट टू मूवमेंट पे कितने टाइप के रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगते हैं, तो 2 टाइप के लग सकते हैं। कौन कौन से हैं? वो है इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक और दूसरा है इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब। आर्टिकल नंबर 20 बात करता है प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। ये हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट देता है, जो कि हमारे लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत जरूरी है। पहला जो क्लॉज है वो बात करता है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ मतलब कोई ऐसा लॉ जो ऐसी बात को पनिश करता है जो उस समय ऑफेंस था ही नहीं। मतलब मान लीजिए आज के समय पे लिक्वर बेचना कोई ऑफेंस नहीं है, तो किसी ने मान लीजिए कोई लिक्वर बेच दिया और फिर उसके 1 साल बाद ये लॉ आता है कि कोई भी लिक्वर बेचता है तो उसे 1 साल की सजा होगी। तो क्या जो आज इस आदमी ने लिक्वर बेचा है, क्या इसको 1 साल बाद ये लॉ आ गया तो सजा होनी चाहिए? जवाब है नो। तो वही बात ये पहला जो क्लॉज है कहता है नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस। किसी भी पर्सन को किसी ऑफेंस के लिए कन्विक्ट नहीं किया जाएगा जब तक जिस समय उसने वो कार्य किया है ना, एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ एक्ट कोई लॉ है और उस लॉ का वायलेशन ना हुआ हो। अब देखिए जिस समय इसने ये लिक्वर बेचा था उस समय ये लॉ था ही नहीं, तो लॉ का तो वायलेशन हुआ ही नहीं, तो उसे कन्विक्ट किया नहीं जा सकता। तो वही बात है कि अगर कोई पर्सन ने ऐसा काम किया है और उस समय कोई लॉ नहीं है उसको वायलेट कर, जिसको उसने वायलेट किया है, तो उसे किसी भी ऑफेंस के लिए कन्विक्ट नहीं किया जाएगा। और दूसरा सिचुएशन ये है कि मान लीजिए ये लिक्वर बेचना ऑफेंस था, लेकिन इसकी जो सजा थी वो सजा कितनी थी? 2 महीने थी। लेकिन बाद में 1 साल बाद इस सजे को बढ़ा के 1 साल कर दिया गया। तब इसने तो जब लिक्वर बेचा था तब तो सजा 2 महीने थी, लेकिन जब तक इसकी पूरा सब जजमेंट हुआ तब तक ये लॉ आ चुका था, तो इसको कौन सी सजा मिलनी चाहिए? इसे 2 महीने वाली ही सजा मिलनी चाहिए। तो वही कहा गया है कि किसी भी पर्सन को उतनी पेनाल्टी से ज्यादा नहीं दिया जाएगा जो उस समय दी जा सकती थी जब वो ऑफेंस कमिट हुआ था। यानी जिस समय आपने अपराध किया है उसकी जो सजा है उससे ज्यादा आप सजा नहीं दे सकते। इसे ही हम कहते हैं नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। इस बात करता है डबल जियोपार्डी, मतलब कि एक ही इंसान को एक ऑफेंस के लिए 2 बार नहीं सजा दी जा सकती। यही कहा गया है कि नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। नेक्स्ट है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, यानी कोई किसी भी एक्यूज्ड को अपने खिलाफ सबूत देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। लिखा नो पर्सन, जो भी एक्यूज्ड है किसी ऑफेंस का, ठीक है, एक्यूज्ड उसे अपने खुद के खिलाफ विटनेस होने के लिए कंपेल नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल नंबर 21 सबसे छोटा है लेकिन इसका स्कोप सबसे बड़ा है। तो ये क्या कहता है कि नो पर्सन, यानी ये पर्सन शब्द का इस्तेमाल हुआ है, यानी सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों पे अप्लाई होता है आर्टिकल 21। किसी भी पर्सन को उसकी लाइफ या पर्सनल लिबर्टी से डिप्राइव नहीं किया जाएगा एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। बिना लॉ के प्रोसीजर के हिसाब से उसकी लाइफ या पर्सनल लिबर्टी को छीना नहीं जा सकता है। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं समझने लायक, जैसे कि लाइफ में क्या है, लाइफ में क्या एनिमल सर्वाइवर जैसे रहते हैं वैसा है, या फिर डिग्निटी भी हो,
तो कई सारे केसेस में कहा गया है कि राइट टू लाइफ मीन्स राइट टू लिव विद डिग्निटी। राइट टू लाइफ में और सारे बहुत सारे राइट्स हैं, जैसे कि राइट टू लिवलीहुड है, उसके अलावा राइट टू शेल्टर भी है, उसके अलावा राइट टू एजुकेशन भी राइट टू लाइफ में ही था पहले। हाँ, राइट टू पर्सनल लिबर्टी, ये तो साफ साफ लिखा हुआ है। नेक्स्ट चीज, ये जो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ शब्द है, ठीक है, ये हमारा लिया गया है, क्या है, जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से। लेकिन क्या ये जो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है और ये जो ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ है जो कि यूएस में लगता था, क्या इंडिया में भी ये लागू होता है? तो एक केस आया था मनेका गांधी का, और उसमें ये कह दिया गया था कि जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है वो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन पे अप्लाई करता है, ठीक है। इन्होंने कहा था कि जो लॉ होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए और फेयर होना चाहिए। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि ये जो ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ना कहीं आ गया है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, राइट टू एजुकेशन। ये पहले हमारे इस राइट टू लाइफ में एक तरीके से इंक्लूडेड था। एक केस था, आप जानते होंगे, उसका केस का नाम है मोहिनी जैन। इसमें राइट टू एजुकेशन को राइट टू लाइफ में इंक्लूड किया गया था, लेकिन उसके बाद इसे एक सेपरेट राइट बना दिया गया 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। और जितने भी 6 to 14 ईयर्स के एज के बच्चे हैं उनको स्टेट फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन देगी, कोई लॉ बना के। और इससे रिलेटेड एक लॉ हमारे पार्लियामेंट ने बना भी दिया है, उसका नाम है राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। अब नेक्स्ट आ जाते हैं आर्टिकल नंबर 22 पे। ये कहता है नो पर्सन हु इज अरेस्टेड, यानी कोई भी पर्सन जो अरेस्टेड है उन्हें डिटेन नहीं किया जाएगा कस्टडी में बिना उनको ये इन्फॉर्म किए हुए कि उनके अरेस्ट के ग्राउंड क्या क्या है। और ये जो ग्राउंड है एज सून एज में भी उन्हें इन्फॉर्म करना चाहिए। इसका मतलब पहला राइट क्या हो गया, पहला राइट हो गया राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, ठीक। नेक्स्ट क्या, राइट टू कंसल्ट एंड डिफेंडेड। और कहा गया है कि जो उस पर्सन को जो राइट है कि वो किसी लीगल प्रैक्टिशनर जो उसके चॉइस का है उसको कंसल्ट करे या डिफेंड करे, इस राइट से भी उसको डिनाई नहीं किया जाएगा। तो नेक्स्ट कि जो भी पर्सन जो अरेस्टेड है और डिटेन है कस्टडी में उसे नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना चाहिए, कितने समय में, विद इन 24 आवर्स ऑफ सच अरेस्ट। अरेस्ट के 24 घंटे के अंदर उसे किसी नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने क्या करना है, प्रोड्यूस करना है। अब इस जो 24 आवर्स है इसमें एक्सक्लूड कर रहा है, यानी इसमें कौन कौन सा टाइम नहीं इंक्लूडेड है, जो भी टाइम नेसेसरी है जर्नी के लिए, जहाँ पे वो पर्सन अरेस्ट हुआ है, प्लेस ऑफ अरेस्ट, और जहाँ पे वो जो कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट जहाँ जाना है, उस बीच में जो समय लग रहा है उसको 24 आवर्स में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट, तो ये थर्ड राइट हो गया, यानी 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास आपको पेश करना है उस एक्यूज्ड को। थर्ड क्या है कि कोई भी पर्सन को 24 घंटे से ज्यादा डिटेन नहीं किया जा सकता जब तक मजिस्ट्रेट इसको ऑथराइज न कर दे। अब आ जाते हैं क्लॉज 3 पे। ये जो 4 राइट हैं, ये 4 राइट कुछ लोगों पे नहीं लागू होते। किस पे, सबसे पहले एनिमी एलियन पे नहीं लागू होते, ठीक है। नथिंग इन क्लॉज 1 and 2, 1 and 2 में ये जो चारों राइट है ये अप्लाई नहीं करते, किस पे, जो कि एनिमी एलियन है या फिर ऐसा पर्सन जो कि अरेस्ट किया गया हो ऐसे लॉ के तहत जो कि प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात करता है, ठीक है। प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है, प्रिवेंटिव डिटेंशन वो है कि जब आपने जो ऑफेंस है वो किया नहीं है लेकिन आपको प्रिकॉशन के लिए कि आप ये ऐसा ऑफेंस कर सकते हैं आपको बंद कर लिया जाता है, तो उसे प्रिवेंटिव डिटेंशन कहते हैं। तो अगर ऐसा कोई लॉ है तो उस पर भी ये चारों राइट अप्लाई नहीं होंगे। नेक्स्ट क्लॉज कहता है कि कोई भी लॉ जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में कहता है वो किसी पर्सन को 3 महीने से ज्यादा डिटेंशन ऑथराइज नहीं करेंगे।
ठीक है। और 3 महीने से ज़्यादा डिटेंशन कब ऑथराइज कर सकते हैं? अनलेस जब तक कोई एडवाइजरी बोर्ड हो जिसमें वो पर्सन हो जो कि या तो जज थे हाई कोर्ट के या तो जज के लिए क्वालिफाइड है, वो 3 महीने से पहले ये रिपोर्ट दे दें कि यहाँ पे जो डिटेंशन है उसके लिए सफिशिएंट कॉज है। यानी 3 मंथ तक नॉर्मली रख सकते हैं और 3 मंथ के बाद क्या चाहिए? एडवाइजरी बोर्ड जो है उसका ओपिनियन चाहिए। आगे कहता है कि प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड मतलब एक्सेप्शन। ये कहता है कि इस सब क्लॉज में जो भी लिखा है वो किसी ऐसे डिटेंशन को ऑथराइज नहीं करता जो कि लॉ के द्वारा मैक्सिमम पीरियड जितना भी दिया गया है उससे बाहर हो। यानी अगर लॉ ने कहा कि आप मैक्सिमम 2 मंथ डिटेन कर सकते हैं तो आप 2 मंथ से ज़्यादा नहीं कर सकते, भले यहाँ पे 3 मंथ लिखा हुआ है। ठीक है, और ये पार्लियामेंट बनाएगी लॉ, ऐसे लॉज को। दूसरी बात है कि अगर कोई एक पर्सन जो डिटेन किया गया है किसी लॉ के तहत जो कि पार्लियामेंट ने बनाया है तो वो 3 महीने से ज़्यादा उसे डिटेन किया जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर कोई पर्सन डिटेन हुआ है किसी प्रिवेंटिव डिटेंशन के लॉ के अंदर, तो जो अथॉरिटी जिन्होंने ये ऑर्डर बनाया दिया है वो उस पर्सन को कम्युनिकेट कर देंगे कि आपको किस आधार पे, ग्राउंड्स क्या क्या हैं जिनके आधार पे आपका प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑर्डर पास किया गया है। साथ ही साथ उनको अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी देंगे किस बात की कि वो अपने ऑर्डर के अगेंस्ट अपील कर सके, रिप्रेजेंटेशन मतलब अपनी बात रख सके। नेक्स्ट क्लॉज 6 ये बात करता है कि ये जो कम्युनिकेशन है जो कि अथॉरिटी को करना है ग्राउंड्स के बारे में, अगर इसमें कोई ऐसा फैक्ट है जो कि अथॉरिटी सोचता है कि पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ है, अगेंस्ट है, इसे डिस्क्लोज करने से पब्लिक इंटरेस्ट को इफेक्ट होगा, तो अथॉरिटी ऐसे फैक्ट को डिस्क्लोज नहीं भी कर सकती। ठीक है, नेक्स्ट क्या बताता है कि क्लॉज 7 बताता है कि जो पार्लियामेंट है वो लॉ के द्वारा ये प्रेस्क्राइब कर सकती है कि किस कंडीशन, किस सर्कमस्टांस में और कौन से केसेस में एक पर्सन को 3 महीने से ज़्यादा डिटेन किया जा सकता है। 3 महीने का जो टाइम है वो हमने ऊपर देखा कि ये प्रिस्क्राइब है, लेकिन पार्लियामेंट कोई लॉ बना के ये बता सकता है कौन कौन से ऐसे सिचुएशंस है या कौन कौन से ऐसे केसेस हैं जहाँ 3 महीने से ज़्यादा आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा जा सकता है बिना एडवाइजरी बोर्ड के ओपिनियन लेने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ पार्लियामेंट किसी लॉ से ये भी बता सकता है कि मैक्सिमम पीरियड क्या होगा जिसमें एक पर्सन को डिटेन किया जा सकता है किसी भी लॉ के अंदर जो कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में है। और लास्ट ये लॉ के द्वारा ये भी बता सकते हैं कि जो एडवाइजरी बोर्ड है वो प्रोसीजर कौन सा फॉलो करेगी। तो इस आर्टिकल 22 में हमने दो बातें पढ़ी। पहले तो 4 राइट्स पढ़ी और दूसरी हमने प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में पढ़ा। अब आ जाते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में। इसमें दो आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 23 एंड आर्टिकल नंबर 24। ये बोलता है आर्टिकल नंबर 23 कि ह्यूमन बीइंग में जो ट्रैफिक है उसका प्रोहिबिशन होना चाहिए। और किस चीज का प्रोहिबिशन होना चाहिए? फोर्स लेबर का। तो यही कहा गया है, ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग में जो ये खरीद फरोख्त होती है। और बेगार, बेगार मतलब ऐसे काम जिनके लिए आपको कोई भी वेजेस नहीं मिलते, या इसी तरीके की कोई भी फोर्स लेबर प्रोहिबिटेड है यानी मना है। और अगर इस बात का किसी ने उल्लंघन किया तो वो एक ऑफेंस होगा और इसे लॉ के द्वारा पनिश किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा एक एक्सेप्शन दिया है इसका कि इस आर्टिकल में जो लिखा हुआ है वो स्टेट को इस बात से नहीं रोकेगी कि वो किसी पब्लिक पर्पस के लिए कोई कंपल्सरी सर्विस लगा दे। यानी अगर कोई कंपल्सरी सर्विस स्टेट लगाती है किसी पब्लिक पर्पस के लिए तो उसे हम फोर्स लेबर में नहीं कहेंगे और वो प्रोहिबिटेड नहीं है। और बस एक कंडीशन है कि ये सर्विस जब इम्पोज कर रहे हो तो कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, किसी भी धर्म, है ना, रिलीजन, रेस, कास्ट या क्लास या किसी और के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन ना हो। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 24। ये बात करता है कि जो
इन चिल्ड्रंस का एम्प्लॉयमेंट होता है फैक्ट्रीज में, उन पे प्रोहिबिशन लगे। तो कौन से चिल्ड्रन को? नो चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स। 14 ईयर्स से नीचे के चिल्ड्रन को फैक्ट्रीज में, माइंस में या किसी भी हजार्डस एम्प्लॉयमेंट में, यानी जो जान का जोखिम जिस एम्प्लॉयमेंट में रहता है, वहां पे नहीं लगाया जा सकता। अब हम आ जाते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इसमें आर्टिकल नंबर 25 से लेके आर्टिकल नंबर 28 तक कवर्ड है। आर्टिकल 25 क्या बोलता है? आर्टिकल 25 बोलता है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियसनेस, फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस, प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। यानी आप अपने रिलीजन को मानो मन में, उसको बाहर लोगों के सामने जाहिर करो, उससे रिलेटेड प्रैक्टिस करो या उसका प्रचार करो, ये सब आपकी फ्रीडम है। लेकिन इस पे कुछ रेस्ट्रिक्शन है। क्या रेस्ट्रिक्शन है? देखिए, सब्जेक्ट टू मतलब इनके अधीन। किसके अधीन? पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ एंड अदर प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट। तो जो 25 आर्टिकल है, इस पे कौन कौन से रेस्ट्रिक्शन लगे हैं? पहला लगा है पब्लिक ऑर्डर, दूसरा लगा है मोरालिटी, तीसरा है हेल्थ और लास्ट है अदर प्रोविजन, जो भी इस पार्ट के हैं, यानी पार्ट 3 के हैं। ठीक है, तो इन सब के अधीन रहते हुए ऑल पर्सन, यानी सबको, सिटीजन नॉन सिटीजन दोनों, उन सबको फ्रीडम ऑफ कॉन्शियसनेस और राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट रिलीजन है। ठीक है, अब ये जो राइट टू रिलीजन है, इस पे सवाल आता है कि क्या सारे जितने भी हमारे रिलीजन के प्रैक्टिस है वो प्रोटेक्टेड? नहीं, जो एसेंशियल प्रैक्टिस है वही प्रोटेक्टेड है। ठीक है, एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस। नेक्स्ट, सेकेंड क्लास कहता है कि इस आर्टिकल में जो भी लिखा है वो किसी ऐसे लॉ जो कि एग्जिस्टिंग लॉ है या फिर स्टेट को कोई ऐसा लॉ बनाने से रोकेगा नहीं। किस प्रकार के लॉ? वैसे लॉ जो रेगुलेट करते हैं या फिर रेस्ट्रिक्ट करते हैं, यानी या तो प्रतिबंधित करते हैं या तो उसको नियमित करते हैं, कोई भी इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल या फिर अदर सेकुलर एक्टिविटी जो कि रिलीजियस प्रैक्टिस से एसोसिएटेड है। मतलब एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस के अलावा जितने भी इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल और जितने भी सेकुलर एक्टिविटी है उस पे स्टेट लॉ बना सकती है। आगे, ये एक ऐसा लॉ भी बना सकती है जिसमें सोशल वेलफेयर की बात हो, रिफॉर्म की बात हो, या फिर कोई ऐसा लॉ जिससे जो हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूट है जो कि पब्लिक कैरेक्टर का है, यानी किसी की प्राइवेट नहीं है, जैसे मंदिर होता है सबका है, तो उसे थ्रोइंग ओपन करने के लिए, यानी सबके लिए खुला छोड़ने के लिए, सारे क्लासेस के लिए, सारे सेक्शंस के लिए खुला छोड़ने के लिए ये लॉ बना सकते हैं। इसके अलावा एक्सप्लेनेशन क्या कहता है? एक्सप्लेनेशन कहता है कि जो किरपन का पहनना है या लेना है, जो किरपन होता है वो सिख रिलीजन के प्रोफेशन में इंक्लूड होगा। यानी ये जो किरपन लेना है ये सिख रिलीजन का एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है और ये एक उनका राइट है जो कि प्रोटेक्टेड है। नेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन टू बताता है कि जो रेफरेंस है हिंदू शब्द का, तो हिंदू में कौन कौन आएंगे? तो हिंदू में इंक्लूड करेंगे पर्सन जो सिख का प्रोफेशन कर रहे हैं, यानी सिख धर्म अपना रहे हैं, जैन और बुद्धिस्ट। और जहाँ भी हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूट आएगा वहाँ पे उसी अकॉर्डिंगली कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। मतलब हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन मतलब उसमें सिख का भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन आ जाएगा, जैन का भी आ जाएगा और बुद्धिस्ट का भी आ जाएगा। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट में अगर कोई पूछे आपसे कि हिंदू में कौन कौन इंक्लूडेड है, तो हिंदू में इंक्लूडेड है सिख, जैन और बुद्धिस्ट। अब आ जाते हैं आर्टिकल 26 पे।
आर्टिकल 26 बात करता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। ये सेकंड रिलीजियस राइट है। ये सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ है। इसका मतलब 3 रेस्ट्रिक्शन है। पहला रेस्ट्रिक्शन पब्लिक ऑर्डर, दूसरा रेस्ट्रिक्शन मोरालिटी और तीसरा रेस्ट्रिक्शन हेल्थ। इन 3 रेस्ट्रिक्शन के तहत कोई भी रिलीजियस डिनोमिनेशन है, यानी कोई पंथ है ऐसा, या उनका कोई सेक्शन है, उनके पास ये राइट होगा। कौन सा राइट होगा? कि वो इस्टैब्लिश और मेंटेन करे। ठीक है, यानी इस्टैब्लिश मतलब किसी चीज को स्थापित करना और मेंटेन करना। किस चीज को? किसी इंस्टीट्यूशन को जो कि रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस के लिए बनाया गया हो। ठीक है। नेक्स्ट दूसरा राइट है कि वो अपने अफेयर्स को जो कि रिलीजन से रिलेटेड है उनको मैनेज कर सकें। तीसरा राइट है कि वो किसी भी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी, चल और अचल संपत्ति को ओन भी कर सकते हैं और एक्वायर भी कर सकते हैं, यानी उसके मालिक हो सकते हैं। और चौथा राइट है कि ये जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं जिन्हें ये ओन कर रहे हैं या एक्वायर कर रहे हैं, इसको लॉ के तहत एडमिनिस्टर कर सकते हैं, यानी इसमें डील कर सकते हैं जैसे, लेकिन लॉ के अकॉर्डिंग करना है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल नंबर 27। ये बात करता है फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन के प्रमोशन के लिए कोई अगर टैक्स देना है आपको, तो इससे आपको फ्रीडम है, यानी आपको देना नहीं पड़ेगा। कोई भी पर्सन, नो पर्सन, देखिए ये सारे जो रिलीजन के राइट है ये सिटीजन्स को और नॉन सिटीजन्स को दोनों को अप्लाई होते हैं। तो कोई भी पर्सन को ये कंपेल नहीं किया जाएगा कि वो कोई ऐसा टैक्स दे जिस टैक्स का इस्तेमाल किस लिए हो रहा है, स्पेसिफिकली अप्रोप्रिएट किया जा रहा है वो टैक्स किसी ऐसे एक्सपेंस के लिए, किसी ऐसे खर्च के लिए जो कि कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन या रिलीजियस डिनोमिनेशन के प्रमोशन के लिए है या तो मेंटेनेंस के लिए है। इस तरीके के टैक्स देने से आपको फ्रीडम है। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 28। आर्टिकल 28 फ्रीडम के बारे में बात करता है। किससे फ्रीडम? अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन या रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। कोई ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जहाँ पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन हो रहे हैं या फिर कोई रिलीजियस वर्शिप हो रहा है, तो आप उसको अटेंड करने से फ्री है, यानी आप अटेंड करने के लिए बाध्य नहीं है। तो आर्टिकल 28 कहता है कि कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जाएगा। ठीक है, नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। कोई भी ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो कि पूर्णतः होली स्टेट के फंड से मेंटेन किया जा रहा है, वैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जाएगा। दूसरा क्लॉज कहता है कि जो क्लॉज 1 में लिखा है ये बात ऊपर कि कहीं भी जो ऐसा इंस्टीट्यूट है जो स्टेट के द्वारा फंड दिया जा रहा है वहाँ रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जाएगा, वैसे क्लॉज यहाँ नहीं अप्लाई होंगे। जहाँ पे एक ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होगा जो कि स्टेट के द्वारा एडमिनिस्टर तो किया जा रहा है, लेकिन वो किसी इंडोमेंट या ट्रस्ट के अंडर इस्टेब्लिश किया गया है और उस ट्रस्ट में ये है कि आपको रिलीजियस इंस्ट्रक्शन देना है। तो चला स्टेट ही रही है, लेकिन इस्टेब्लिश कैसे हुआ है? एक ट्रस्ट के अंडर या फिर एक इंडोमेंट के अंदर जो कि कहता है कि रिलीजियस इंस्ट्रक्शन देना है। थर्ड जो क्लॉज है वो बात करता है कि कोई भी पर्सन जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अटेंड कर रहा है, ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो कि स्टेट के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड हो या फिर स्टेट के द्वारा फंड एड रिसीव कर रहे हैं स्टेट फंड से, तो उनको किसी भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन में पार्ट लेने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ठीक है, जो भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन उस इंस्टीट्यूट में दिए जा रहे हैं, कोई भी रिलीजियस वर्शिप वहाँ हो रहा है तो उसे अटेंड करने की जरूरत नहीं है, बाध्यता नहीं है, अनलेस जब तक उस पर्सन ने
या फिर अगर वो पर्सन छोटा है, माइनर है, 18 साल से नीचे है, तो उसके जो गार्जियन है उन्होंने अपना कंसेंट ना दिया हो, सहमति। अगर आपने अपनी सहमति दी है कि हम इस रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे, तब आप फॉलो करेंगे, नहीं तो अदरवाइज आपको फ्रीडम है कि आप फॉलो ना करिए। नेक्स्ट हम कल्चरल और एजुकेशनल राइट पे आते हैं, जिसमें पहला आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 29, जो कि बात करता है माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट के प्रोटेक्शन के बारे में। ये कहता है कि कोई भी सेक्शन ऑफ सिटीजन, ठीक है, ये सिटीजन पे ही अप्लाई करता है जो इंडिया में रह रहे हैं, या फिर कोई ऐसे सिटीजन का कोई पार्ट जिनकी एक अलग डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है या कल्चर है। तो तीन चीज हो गया, या तो उनकी अलग लैंग्वेज है, या तो उनकी अलग स्क्रिप्ट है यानी राइटिंग है, या तो उनका अलग कल्चर है खुद का, तो उनको उसको कंजर्व करने का राइट होगा। दूसरा क्या कहता है कि किसी भी सिटीजन को किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एडमिशन डिनाई नहीं किया जाएगा। ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो कि स्टेट के द्वारा मेंटेन किए जा रहे हैं या फिर स्टेट से फंड ले रहे हैं, सिर्फ इस ग्राउंड पे डिनाई नहीं किया जाएगा कि वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन, रेस, कास्ट या लैंग्वेज का है। अब आ जाते हैं आर्टिकल नंबर 30 पे, जो बात करता है राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। माइनॉरिटीज जितने हैं वो कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश कर सकते हैं और एडमिनिस्टर कर सकते हैं। जैसे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक तरीके के माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। तो ये राइट यही आर्टिकल 30 से ही मिलता है। देखिए, ऑल माइनॉरिटी, जितनी भी माइनॉरिटी है, चाहे वो रिलीजन के बेसिस पे माइनॉरिटी हो, चाहे वो लैंग्वेज के बेसिस पे माइनॉरिटी हो, यानी दो प्रकार के माइनॉरिटी हो गए, रिलीजन एंड लैंग्वेज। नेक्स्ट क्लॉज कहता है कि अगर ऐसा कोई लॉ बनाया जा रहा है जिसमें कंपल्सरी एक्विजिशन है उस प्रॉपर्टी का जो कि एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है माइनॉरिटीज के द्वारा इस्टेब्लिश या एडमिनिस्टर किया हुआ, यानी कोई अगर माइनॉरिटी का एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जो इस्टेब्लिश किया है और उसको सरकार को कंपल्सरी एक्विजिशन करना है और उसके लिए एक लॉ बनाया जा रहा है, तो उस लॉ को बनाते समय स्टेट क्या करेगी, यह इंश्योर करेगी यानी यह पक्का करेगी कि जो भी अमाउंट लॉ के द्वारा फिक्स किया गया है उस प्रॉपर्टी को एक्वायर करने के लिए, एक्विजिशन करने के लिए, लेने के लिए, तो वो ऐसा हो कि वो उनके राइट को कहीं से भी रेस्ट्रिक्ट ना करे, ना ही एब्रोगेट करे यानी हटाए। इसका मतलब जो अमाउंट होना चाहिए वो इतना होना चाहिए कि उनके राइट को अफेक्ट ना करे, अमाउंट बहुत कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्लॉज कहता है कि जब भी ग्रांट करना होगा एड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को, एड मतलब जितना भी जो सहायता है गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को, तो जब एड दिया जाएगा तब स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट, स्टेट डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। किसके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा? किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के खिलाफ, सिर्फ इस ग्राउंड यानी आधार पे कि वो किसी माइनॉरिटी के मैनेजमेंट के अंदर है। अब माइनॉरिटी किस प्रकार की, चाहे माइनॉरिटी बेस्ड हो रिलीजन पे या फिर लैंग्वेज पे, ठीक है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 21, ये बात करता है कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी की। ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से रिपील कर दिया गया, हटा दिया गया, ठीक है। और इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का जो ईयर था वो है 1978, ध्यान रखिएगा। देखिए, कल 22 दिसंबर को एक यूपीपीसीएस का पेपर हुआ था, तो उसमें एक क्वेश्चन यही आया था कि 42nd अमेंडमेंट का ईयर आपको मैच करना था, तो ईयर था 1976। तो 42nd के साथ साथ 44th भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है अमेंडमेंट, तो इसका ईयर याद रखना बहुत जरूरी है, 1978। अब चलते हैं आर्टिकल नंबर 31A। देखिए, आर्टिकल नंबर 31A जोड़ा गया है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। ये ध्यान रखने वाली बात है क्योंकि फंडामेंटल राइट का हर एक आर्टिकल आपके लिए जरूरी है। कब जोड़ा गया ये भी जरूरी है। तो पढ़ते हैं, ये बताता है
कि जो लॉज हैं जो कि प्रोवाइड करते हैं, यानी जो लॉ जो बताते हैं किसके बारे में, एक्विजिशन ऑफ स्टेट एक्सेट्रा के बारे में, यानी किसी भी स्टेट मतलब कोई लैंड कोई एरिया का एक्विजिशन यानी उसको ले लेना सरकार के द्वारा, उससे रिलेटेड अगर कोई लॉ है तो उसको सेविंग की गई है। सेविंग मतलब उसे बचाया गया है। अब किससे बचाया गया है ये हम आर्टिकल में देखते हैं। तो सबसे पहले ये कह रहा है कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन आर्टिकल 13। तो आर्टिकल 13 में जो भी लिखा है उसके बावजूद, नॉट विथ स्टैंडिंग मतलब ये होने के बावजूद, यानी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई भी लॉ, नो लॉ प्रोवाइडिंग फॉर, कोई भी लॉ जो क्या बता रहा है, देखिए ए बी सी डी और इसके बाद ई, इन पांचों के बारे में जो लॉ बता रहे हैं वो कोई भी लॉ वॉइड नहीं होंगे। ठीक है, नो लॉ शैल बी डीम टू वॉइड ऑन द ग्राउंड, सिर्फ इस आधार पे कि वो इनकंसिस्टेंट है, यानी वो किसी चीज से मेल नहीं खाते, या फिर वो किसी राइट को जो कि आर्टिकल 14 और 19 के द्वारा दिया गया है उसे ले लेते हैं, टेक अवे कर लेते हैं या अब्रिज कर देते हैं। अब्रिज मतलब काटना। तो बेसिकली ये कहा गया है कि ये जो ए से लेके ई तक जितने भी लॉज हैं जिसमें इनके बारे में बात किया गया है, जितने भी लॉज हैं वो लॉज आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 के आधार पे चैलेंज नहीं किए जा सकते, यानी उनका जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये आपने समझा। एक बार फिर से बताते हैं कि जो भी ए से लेके ई तक जो क्राइटेरिया है इनके अंतर्गत कोई लॉ है, अगर वो लॉ बनाया जाता है तो उसे आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 के आधार पे वॉइड नहीं करार कर सकते। ठीक है, इसीलिए कहा गया है नॉट विथ स्टैंडिंग आर्टिकल 13 में जुडिशियल रिव्यू के बारे में दिया गया है। और जुडिशियल रिव्यू किसी का भी हो सकता है ना, अगर कोई भी फंडामेंटल राइट आपका इन्फ्रिंज हो रहा है तो आप आर्टिकल 13 आपको पावर देता है जुडिशियल रिव्यू की, लेकिन इसके होने के बावजूद आप इन सारे जो लॉज हैं इन्हें सिर्फ इन दोनों लॉज के आधार पे यानी आर्टिकल 14 और 19 के आधार पे वॉइड नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे लॉज को सेव किया गया है, बचाया गया है। तो अब देखते हैं कौन कौन से लॉज हैं। तो ये पहला है स्टेट के द्वारा एक्विजिशन, यानी ले लेना। क्या चीज ले लेना, कोई स्टेट को यानी कोई लैंड को या उसमें रखे किसी राइट को, एनी राइट देयर इन, या फिर ऐसे राइट्स का क्या करे, एक्सटिंग्विशमेंट कर दे यानी उसे खत्म कर दे, या फिर मॉडिफिकेशन कर दे यानी उसे चेंज कर दे। इसी तरीके से कोई प्रॉपर्टी का जो मैनेजमेंट है उसे सरकार टेक ओवर कर ले। ठीक है, कब के लिए, थोड़ा लिमिटेड पीरियड के लिए। क्यों, क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट है या फिर प्रॉपर मैनेजमेंट करना है उस प्रॉपर्टी का। इसके बाद तीसरा है दो या दो से अधिक कॉरपोरेशन जो है उनका एमेलगमेशन करना यानी मिला देना। क्यों, पब्लिक इंटरेस्ट में या फिर प्रॉपर मैनेजमेंट उस कॉरपोरेशन का हो पाए। चौथा है कोई राइट है किसका, मैनेजिंग एजेंट का या सेक्रेटरी का, ट्रेजरर का, इस तरीके के लोगों का, तो उनके राइट्स को एक्सटिंग्विश कर दे यानी खत्म कर दे या फिर मॉडिफाई कर दे। तो ये जितने लॉज हैं आपको मैं बता दूं कि आपको इसे याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको बस इतना याद रखना है कि आर्टिकल 31A के कोई भी लॉ को आर्टिकल 14 और 19 के बेसिस पे चैलेंज नहीं किया जा सकता। अब नेक्स्ट बताता है कि प्रोवाइडेड क्या है। तो प्रोवाइडेड मतलब मैं हमेशा आपको बताया है मैंने कि ये एक्सेप्शन होता है। ठीक, तो अगर कोई ऐसा लॉ जो ऊपर हमने पढ़ा आर्टिकल 31A में वो किसी स्टेट के लेजिस्लेचर द्वारा बनाया जाता है तो इस आर्टिकल के प्रोविजन नहीं अप्लाई करेंगे। ठीक है, यानी उसे चैलेंज किया जा सकता है अनलेस, जब तक, कब तक अप्लाई नहीं करेंगे, जब तक उस लॉ को पहले प्रेसिडेंट का कंसिडरेशन के लिए
रिजर्व किया गया हो और उसके बाद उनकी एसेंट मिल गई हो। अगर स्टेट लॉ है और उसे प्रेसिडेंट का एसेंट मिल गया है तो उस पर आर्टिकल 31A अप्लाई होगा, और अगर एसेंट नहीं मिला है तो आर्टिकल 31A अप्लाई नहीं होगा। आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट ये बोलता है कि अगर कोई ऐसा लॉ, देखिए प्रोवाइडेड फर्दर है पहले, ये नेक्स्ट एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन नंबर 2। तो ये बोलता है कि अगर कोई ऐसा लॉ है, ठीक है, जो कोई ऐसा प्रोविजन बनाता है, उस प्रोविजन के द्वारा स्टेट, किसी भी स्टेट का, स्टेट मतलब लैंड, कोई एरिया का एक्विजिशन करे, और जो लैंड जिसका एक्विजिशन करना है वो कोई एक ऐसे पर्सन का लैंड हो जो कि वो उसे पर्सनल कल्टीवेशन करता है, खुद की खेती करता है, तो स्टेट के लिए ये लॉफुल नहीं होगा कि उस लैंड को वो एक्वायर करे अगर वो सीलिंग लिमिट के अंदर है। ठीक है, तो अगर स्टेट एक्वायर नहीं कर सकती तो क्या करेगी? स्टेट तब एक्वायर करेगी अनलेस, जब तक वो लॉ ये ना बताए कि ये जो एरिया जो स्टेट एक्वायर करेगी इसके लिए एक कंपेंसेशन दे, और कंपेंसेशन कौन से रेट पे होगा? मार्केट वैल्यू के रेट पे। ठीक है, तो बेसिकली ये कहा गया है कि अगर एक पर्सन है, उसकी एक लैंड है, ठीक है, और वो लैंड वो सीलिंग लिमिट में है। ठीक है, सीलिंग लिमिट आप जानते हैं कि एक लिमिट होती है जहां तक कि आप अपनी प्रॉपर्टी रख सकते हैं। उस सीलिंग लिमिट में उस पर्सन के पास लैंड है, तो स्टेट जो है कोई भी लॉ ऐसा नहीं बना सकती कि उसे बिना कंपेंसेशन दिए उस लैंड को ले सके। स्टेट को पहले देना पड़ेगा कंपेंसेशन, कंपेंसेशन, और वो भी मार्केट वैल्यू पे। ठीक है, उसके बाद ही एक्विजिशन कर सकते हैं। ठीक, नो कंपेंसेशन नो एक्विजिशन। अब इस तरीके से देखिए क्लॉज 2 क्या बताता है, स्टेट की डेफिनेशन। अभी तक आप सोच रहे होंगे कि स्टेट क्या है, तो देखिए स्टेट वही है जो कि लोकल एरिया में कई सारे इसके नाम हैं, जैसे कि जागीर हो गया, इनाम हो गया, मुआफी हो गया, ठीक है, रियोतवारी सेटलमेंट में लैंड हो गया। तो ये सब उतना जरूरी नहीं है, आप बस थोड़ा थोड़ा जान लीजिए। अब आते हैं आर्टिकल 31B, बात करता है सर्टेन एक्ट एंड रेगुलेशन के वैलिडेशन के बारे में, यानी उनको समर्थन देने के बारे में। तो ये कहता है विदाउट प्रेजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ प्रोविजन कंटेन्ड इन आर्टिकल 31A। विदाउट प्रेजुडिस मतलब कि ये आर्टिकल 31A को अफेक्ट नहीं कर रहा है, यानी आर्टिकल 31A जैसा था वैसा रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं कि नन ऑफ द एक्ट एंड रेगुलेशन स्पेसिफाइड इन 9th शेड्यूल। 9th शेड्यूल में स्पेसिफाइड कोई भी एक्ट, रेगुलेशन या फिर प्रोविजन देयर ऑफ मतलब इन एक्ट और रेगुलेशन के प्रोविजंस। तो एक्ट हो गया, रेगुलेशन हो गया, और उनके प्रोविजंस हो गए जो कि कहाँ दिए गए हैं? 9th शेड्यूल में दिए गए हैं। वो सारे वॉइड नहीं होंगे। देखिए, नन ऑफ देम डीम टू बी वॉइड, या फिर कभी वॉइड बनेंगे, कभी नहीं बनेंगे। किस ग्राउंड पे? इस ग्राउंड पे कि वो इनकंसिस्टेंट है। किससे इनकंसिस्टेंट है? कोई भी राइट जो कि इस पार्ट के द्वारा दिया गया है, या उस राइट को वो ले रहे हैं, या फिर उसे अब्रिज कर दे रहे हैं। ठीक, इसका मतलब 9th शेड्यूल जो है अगर उसमें कोई भी लॉ आ गया, तो 9th शेड्यूल एक ब्लैंकेट की तरह है, अगर उसके अंदर कोई भी लॉ आ गया तो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। किस ग्राउंड पे? कि वो फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज कर रही हो। ठीक है, तो ये हमने जान लिया कि कोई भी लॉ अगर 9th शेड्यूल में है तो आप उसको फंडामेंटल राइट के वायलेशन पे इन्फ्रिंज नहीं कर सकते। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है कि सुप्रीम कोर्ट का एक केस आया था आईआर कोहलो का। ठीक है, इस केस में ये कहा गया कि 24 अप्रैल 1973 ये डेट है जब केशव नंद भारती केस आया था। इसके बाद अगर कोई भी लॉ 9th शेड्यूल में आता है तो उसका जो जुडिशियल रिव्यू है वो किया जा सकता है। ठीक, तो ये केस आपको याद रख लेना चाहिए, आईआर कोहलो। ये डेट आपको याद रखनी चाहिए क्योंकि केशव नंद भारती केस का डेट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, आगे चलते हैं। फिर लिखा है कि नॉट विथ स्टैंडिंग। नॉट विथ स्टैंडिंग आपको बताया है कि इसका मतलब होता है कि
होने के बावजूद, क्या होने के बावजूद, कोई भी जजमेंट, डिक्री, ऑर्डर किसी कोर्ट या ट्रिब्यूनल का टू द कंट्ररी, कंट्ररी मतलब उल्टा, तो अगर कोई कोर्ट या ट्रिब्यूनल का कोई जजमेंट है जो कि इससे उल्टा कहता है, फिर भी नॉट विथ स्टैंडिंग यानी उसके बावजूद भी जितने भी एक्ट रेगुलेशन है, ठीक है, वो कंटिन्यू चलते रहेंगे। मान लीजिए कोई 9th शेड्यूल में एक्ट है और वो किसी फंडामेंटल राइट को आपको वायलेट कर रहा है, ठीक, और कोर्ट ने कहा है कि भाई फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं होना चाहिए, फिर भी ये 9th शेड्यूल के लॉ कंटिन्यू होंगे। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, डेट 24 अप्रैल 1973। आगे चलते हैं, आर्टिकल नंबर 31C। 31C बात करता है कि कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल को इफेक्ट देने के लिए किसी लॉ बनाए गए हैं और उन लॉ के सेविंग्स के बारे में। 31C लाया गया 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। इसने कहा कि आर्टिकल 13 में कुछ भी लिखे होने के बावजूद, ठीक है, कोई भी लॉ जो कि किसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल को सिक्योर कर रही है, ठीक है, जो पार्ट 4 में दिए गए हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल, उसको अगर सिक्योर कर रही है तो ऐसे लॉ को वॉइड नहीं कहा जाएगा, सिर्फ इस आधार पे कि वो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 के इनकंसिस्टेंट, या फिर उसे ले आप टेक अवे कर लेते हैं, ले लेते हैं, या फिर उसे अब्रिज कर देते हैं यानी लिमिट कर देते हैं। तो ऑल और एनी ऑफ द प्रिंसिपल इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल, इसका मतलब ऑल डीपीएसपी से रिलेटेड जो भी लॉ बनेंगे वो आर्टिकल 14 और 19 के आधार पे वॉइड नहीं होंगे, ठीक। तो ये तो रही इस आर्टिकल की भाषा, लेकिन इससे पहले ये जो शब्द ऑल है, ठीक है, ये जोड़ा गया हमारे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, ठीक है। उससे पहले क्या था, अर्लियर यहाँ पे था सिर्फ आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C। तो पहले यही दोनों थे जो कि आर्टिकल 14 और 19 के आधार पे वॉइड नहीं कहे जा सकते थे। फिर एक केस आया मिनर्वा मिल, तो उन्होंने इस जो 42nd अमेंडमेंट है इसका विरोध किया कि ये तो गलत है। तो केस में ये कहा गया कि ऑल डीपीएसपी नहीं होगा, ठीक, सिर्फ 39B और 39C होगा। तो इसका मतलब आज की जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो ये है कि अगर कोई भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल 39B और 39C से रिलेटेड है और उससे रिलेटेड कोई लॉ बनता है तो वो वॉइड नहीं होगा, किस आधार पे, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 के आधार पे। अब नेक्स्ट चलते हैं, ये कहता है कि नो लॉ कंटेनिंग डिक्लेरेशन दैट इट इज गिविंग effect to such policy shall be called in question in court on the ground that it does not give effect to policy। बेसिकली इसका कहना है कि अगर हमने कह दिया कि ये लॉ किसी एक डीपीएसपी को इफेक्ट करता है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। तो ये एक केस आपको पता ही है, केशवानंद भारती केस। इस केस में ये कह दिया गया कि जुडिशियल रिव्यू जो होता है वो हमारा बेसिक फीचर है, तो इतना जो प्रोविजन है ये सारा इसे हमने अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार कर दिया है, ठीक है। आगे चलते हैं, प्रोवाइडेड यानी एक्सेप्शन। एक्सेप्शन ये बोलता है कि अगर कोई भी ऐसा लॉ है जो कि बनाया गया है स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा तो ये आर्टिकल नहीं अप्लाई करेगा अनलेस, जब तक कि इस लॉ को प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रखा ना गया हो और उनका एसेंट ना ले लिया गया हो, ठीक। अब आते हैं आर्टिकल नंबर 31D। ये बात करता था एंटी नेशनल एक्टिविटीज के से रिलेटेड लॉस का सेविंग। ये 43rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1977 से हटा दिया गया। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात इसके बारे में ये है कि ये जो लॉ है ये लाया कब गया, 42nd अमेंडमेंट में, और हटाया कब गया, 43rd अमेंडमेंट में। तो याद करना बड़ा आसान है। आर्टिकल नंबर 32 जो कि बात करता है रेमेडीज फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ राइट कन्फर्ड बाय दिस पार्ट, यानी पार्ट 3 फंडामेंटल राइट के लिए अगर आप इन्फोर्समेंट कराना चाहते हैं तो क्या रेमेडी है। तो देखिए, फंडामेंटल राइट जो आपको मिले हैं
ये तब तक टूथलेस है जब तक इसे इन्फोर्स न कराया जाए। तो इसको जो टूथ देता है वो देता है आर्टिकल नंबर 32। इसीलिए बी आर अम्बेडकर ने इसे हार्ट एंड सोल कहा था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है। ये कहता है कि अगर आपको सुप्रीम कोर्ट जाना है, ठीक है, क्यों? इस राइट के इन्फोर्समेंट के लिए, जो भी फंडामेंटल राइट है इस पार्ट के द्वारा दिए गए हैं, तो ये राइट आपको गारंटीड है। कैसे आप मूव करेंगे? अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग कोई भी लाएंगे। ठीक, तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के पास कौन सी पावर है? सुप्रीम कोर्ट हैव पावर टू इशू डायरेक्शन या ऑर्डर या फिर रिट्स। रिट्स भी एक तरीके का ऑर्डर है। ठीक है। अब रिट्स कितने प्रकार की? हेबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, क्वो वारंटो और सर्शियोररी। जो भी अप्रोप्रिएट होगा उसे सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर सकता है राइट्स के इन्फोर्समेंट के लिए। तो पहला है हेबस कॉर्पस। हेबस कॉर्पस मतलब टू ब्रिंग बॉडी। अगर किसी को इलीगली डिटेन किया गया है तो आप हेबस कॉर्पस पिटिशन डाल सकते हैं। ठीक। दूसरा है मैंडमस। मैंडमस मतलब वी कमांड। अगर कोई पब्लिक ऑफिसर अपना काम नहीं कर रहा है तो मैंडमस रिट जारी किया जाता है। प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन मतलब स्टॉप करना। तो ये लोअर कोर्ट को इशू किया जाता है। कौन इशू करता है? हायर कोर्ट इशू करता है और उसे रोकता है कि अपनी अधिकार क्षेत्र यानी जुरिस्डिक्शन से आप बाहर काम मत करो। ठीक। क्वो वारंटो। क्वो वारंटो मतलब बाय व्हाट अथॉरिटी, यानी अगर कोई पब्लिक ऑफिस किसी ऐसे इंसान के द्वारा ऑक्युपाई है जो उसके वर्दी नहीं है, यानी उसने उसके बराबर की क्वालिफिकेशन नहीं है, तो आप क्वो वारंटो इशू करवा सकते हैं। नेक्स्ट सर्शियोरी। सर्शियोरी मतलब टू बी सर्टिफाइड, यानी इसमें हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को एक रिट पास करती है और कहती है आपने अगर अपना अधिकारिता यानी जुरिस्डिक्शन को ज्यादा एक्सरसाइज किया, अपने जुरिस्डिक्शन से बढ़ के काम किया है, तो उस चीज को आप रोकिए। साथ ही साथ आप वो केस हमारे यहाँ ट्रांसफर करिए। तो अब बात ये है कि ये जो सर्चियोररी है और ये जो प्रोहिबिशन है, ये दोनों एक जैसे मालूम होते हैं। दोनों में हायर कोर्ट लोअर कोर्ट, हायर कोर्ट लोअर कोर्ट है। लेकिन जो प्रोहिबिशन है, प्रोहिबिशन सिर्फ प्रिवेंटिव है, यानी वो रोक देता है कि भाई आप अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर मत जाइए। लेकिन ये जो सर्चियोररी है, ये प्रिवेंटिव तो है ही, एज वेल एज ये क्यूरेटिव है, यानी अगर कोई अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर गया है तो उसको उस चीज को सही करने का भी आदेश दिया जाएगा। नेक्स्ट क्लॉज देखिए, ये बोलता है कि विदाउट प्रिजुडिस टू द पावर कन्फर्ड ऑन सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट पे जो भी पावर कन्फर की गई है उसके विदाउट प्रिजुडिस, यानी उसको अफेक्ट किए बिना पार्लियामेंट कोई एक लॉ बना सकती है और किसी अन्य कोर्ट को इम्पावर कर सकती है, यानी उसे पावर दे सकती है कि वो अपने जुरिस्डिक्शन अधिकार क्षेत्र के लोकल लिमिट में, अधिकार क्षेत्र में ये जो सुप्रीम कोर्ट रिट इशू कर रही है ये खुद इशू करे। ठीक। तो सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र पूरा भारत है, लेकिन लोकल कोर्ट का अधिकार क्षेत्र थोड़ा पर्टिकुलर एरिया होगा, तो उस एरिया में रिट इशू करे। अब देखिए चौथा बोलता है कि इस आर्टिकल के द्वारा जो भी अधिकार दिए गए हैं, राइट दिए गए हैं, उन्हें सस्पेंड नहीं किया जाएगा, यानी उन्हें लंबित नहीं किया जाएगा जब तक कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ऐसा कहीं लिखा ना हो, एक्सेप्ट अदरवाइज प्रोवाइडेड। तो ऐसा कहाँ लिखा है? ऐसा लिखा है आर्टिकल 358, जिसमें लिखा है कि आर्टिकल 19 जब भी इमरजेंसी लगेगा, नेशनल इमरजेंसी, तो आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाएगा। इसी तरीके से आर्टिकल 359 कहता है कि जो प्रेसिडेंट है हमारे, वो हमारे फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर सकते हैं। सिर्फ कौन से राइट को नहीं सस्पेंड करेंगे? 20 और 21 में जो दिए गए हैं। तो जहां कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है वहां सस्पेंड हो सकता है, उसके अलावा सस्पेंड नहीं होगा। अब आ जाते हैं आर्टिकल नंबर 33। ये पार्लियामेंट के पावर के बारे में बताता है। कोई भी जो राइट, जो फंडामेंटल राइट इस पार्ट के द्वारा दिया गया है, उसे फोर्सेस पे कैसे अप्लाई होगा। तो पार्लियामेंट अपने लॉ के द्वारा ये बता सकता है कि ये जो फंडामेंटल राइट है वो फोर्सेस को कितना मिलेगा। यानी देखिए जो फोर्सेस है वो आम जनता से अलग है, क्योंकि वो देश की सुरक्षा में इन्वॉल्व है। तो अगर उन्हें सारे फंडामेंटल राइट दे दिए गए तो वो तो बहुत सारे
सीक्रेट्स रिवील कर देंगे, तो इसीलिए उनको राइट को एक लिमिट किया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा। अब ये कौन कौन फोर्सेस में इंक्लूड होगा? आर्म्ड फोर्स के मेंबर, कोई ऐसा फोर्स जिसका काम मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर है उनके मेंबर, या कोई ऐसा पर्सन जो ब्यूरो में एम्प्लॉयड है ना, या फिर कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो इंटेलिजेंस का काम करता है, काउंटर इंटेलिजेंस का काम करता है, ठीक, या फिर कोई ऐसा पर्सन जो कि ऐसे टेलीकॉम सिस्टम में काम करता है जो कि फोर्स ब्यूरो ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत काम करती है, तो उनके राइट्स को रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, यानी लिमिट किया, एब्रोगेट भी कर दिया जा सकता है। एब्रोगेट मतलब पूरा पूरा खत्म। क्यों? ताकि उनकी जो ड्यूटीज है वो प्रॉपरली अच्छे से काम किया जाए, डिस्चार्ज किया जाए, और दूसरा उनके अंदर डिसिप्लिन रहे। नेक्स्ट चलते हैं आर्टिकल नंबर 34। ये बात करता है कि जो राइट्स हैं इस पार्ट के द्वारा दिए गए हैं, ठीक है, इस पार्ट के द्वारा कौन से राइट दिए गए हैं? फंडामेंटल राइट, इन पर रेस्ट्रिक्शंस। कब रेस्ट्रिक्शन? जब वाइल मार्शियल लॉ किसी फोर्स में है, किसी एरिया में, ठीक। तो नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन फोरगोइंग प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट। फोरगोइंग प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट मतलब इस पार्ट के ऊपर जितने भी दिए गए प्रोविजन हैं उसमें कुछ भी लिखे होने के बावजूद, नॉट विथ स्टैंडिंग, पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ बना सकती है जिसमें एक पर्सन है जो यूनियन या स्टेट के सर्विस में है, या कोई और पर्सन है जो कि ऐसा काम करता है जो कि रिलेटेड है मेंटेनेंस या रिस्टोरेशन ऑफ ऑर्डर से, तो उसको वो इंडेमनीफाई कर सकता है। इंडेमनीफाई मतलब कि उसको एक तरीके से क्षमा दे सकता है। मान लीजिए उसने आपका कोई फंडामेंटल राइट वायलेट किया, तो उसको जो सजा है वो नहीं होगी, ठीक। और ये कौन से एरिया में? जहां मार्शल लॉ फोर्स में है। साथ ही साथ अगर उस आदमी ने कोई सेंटेंस दिया है आपको, या पनिशमेंट दी है, या कोई फॉरफीचर कोई चीज जब्त कर लिया है जहां पे मार्शियल लॉ है, तो उस एक्ट को ये वैलिडेट कर देंगे, यानी अपनी तरफ से उसे अप्रूव कर सकते हैं। तो मार्शियल लॉ जहां लगा रहता है वहां आपके फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज करने की ताकत दे सकता है हमारा पार्लियामेंट। नेक्स्ट आर्टिकल 35 कहता है कि इस पार्ट के प्रोविजन यानी फंडामेंटल राइट के प्रोविजन को अगर हमको इफेक्ट देना है यानी आधार देना है, तो उसके लिए कोई लेजिस्लेशन बनाने का अधिकार किसे है? तो ये बोल रहा है कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन, इस कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी लिखा हो लेकिन आर्टिकल 35 प्रिवेल करेगा, तो पार्लियामेंट के पास पावर होगी और स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर नहीं होगी कोई ऐसा लॉ बनाने के लिए जो कि रिलेटेड है आर्टिकल 16 क्लॉज 3 से। अब 16 क्लॉज 3 बात करता है रेसिडेंस की रिक्वायरमेंट की, ठीक है, तो इससे रिलेटेड अगर कोई लॉ है, या फिर आर्टिकल 32 क्लॉज 3 ये क्या बात करता है कि सुप्रीम कोर्ट वाली पावर किसी अदर कोर्ट को दे दी गई, ठीक है, आर्टिकल 33 34 अभी आपने ऊपर पढ़ा, तो ये सारे से रिलेटेड जो लॉज है वो कौन बनाएगा? सिर्फ पार्लियामेंट बनाएगी, स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर नहीं होगा। दूसरा, कोई ऐसा लॉ जिसमें पनिशमेंट बताई गई हो कोई ऐसे चीज के लिए जो कि ऑफेंस है इस पार्ट के अंदर, ठीक है, जैसे कि ऑफेंस है आर्टिकल नंबर 17 में, ठीक है, अनटचेबिलिटी के खिलाफ। आर्टिकल नंबर 23 बताता है एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ ऑफेंस, जैसे कि फोर्स लेबर एक्सेट्रा। क्लॉज बी कहता है कि कोई भी लॉ जो फोर्स में है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट से इमीडिएटली पहले किस मैटर से रिलेटेड, जो मैटर सब क्लॉज ए में और बी में दिया गया है, ठीक है, जो हमने ऊपर पढ़ा है, वो कोई भी अडेप्टेशन और मॉडिफिकेशन जो भी हेर फेर है उसके बाद आर्टिकल 372 के तहत वो फोर्स में कंटिन्यूड रहेगा, ठीक है, जब तक उसे अल्टर या रिपील न किया जाए। जैसे कि आर्टिकल 372 में एक आईपीसी आया था, ठीक, 1860 में। ये कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट से बहुत पहले था लेकिन फिर भी चल रहा है। लास्ट में अब जाके 2023 में इसे रिपील किया गया और अब आया है इसकी जगह पे बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता। सो फ्रेंड्स, हमने फंडामेंटल राइट के चैप्टर को पढ़ लिया है आर्टिकल नंबर 12 से 35।